नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और वक्त है हमारी खास पेशकश ड्रग्स को कहें ना का। ड्रग्स मौजूदा वक्त का एक ऐसा नासूर है जो शायद सबसे गंभीर है, एक ऐसी चुनौती जिस पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो इसके नतीजे बड़े गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स का जहर सीधे युवाओं पर चोट कर रहा है, यानी कि देश प्रदेश के भविष्य पर। इसी गंभीर चुनौती को समझते हुए एमपी में एनसीबी ने एक बड़ी पहल शुरू की है। आज हम इसी पर बात करेंगे। इसी बीच इंदौर में भी 40 लाख के ड्रग्स की बरामदगी ने चिंता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं, एक्सपर्ट से आप सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स के रूप में सामने आए दुश्मन से निपटना हम सभी की जिम्मेदारी है। आप अपना सुझाव भी हमें दे सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपको भोपाल की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां ड्रग्स कैसे युवाओं को बर्बाद कर रहा है और एनसीबी की इस मुहिम के खिलाफ, जो मुहिम चलाई जा रही है ड्रग्स के खिलाफ कॉलेजों में, कॉलेज के छात्र क्या सोचते हैं, इसी पर हमारे सहयोगी अजय शर्मा ने कुछ छात्रों से बातचीत की। आइए देखते हैं। एनसीबी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में अब कॉलेजों के और स्कूलों के बच्चों को ये बताने वाला है कि ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए और उसके बारे में जागरूकता कार्यक्रम चलाने वाला है। लगातार रोजाना ऑल्टरनेट डे में कॉलेजेस के दौरे किए जाएंगे, अधिकारी पहुंचेंगे। तमाम बच्चे हैं एनसीबी की इस पहल पर क्या सोचते हैं, क्या लगता है एनसीबी जो कर रहा है कॉलेजों में ड्रग्स को लेकर अवेयरनेस प्रोग्राम, उसको लेकर क्या सोचते हैं? बढ़िया बात है। बच्चों में गलत वो नहीं जाएगा, कोई लग लेगा नहीं और लोगों में डिसिप्लिन आएगा। और आप क्या सोचते हो? एक अच्छी पहल है, एक अच्छी शुरुआत है कॉलेज के बच्चों के लिए भी। बाकी जगहों पे जो बच्चे जानते नहीं है उनको भी पता चलेगा कि ड्रग्स के क्या क्या नुकसान होते हैं, बाकी चीज़ों का नॉलेज मिलेगा बच्चों को, और बच्चे इन चीज़ों से दूर रहें तो बेहतर है। आपको क्या लगता है कॉलेजेस के बच्चे ड्रग्स की चपेट में रहते हैं? हाँ, कोई कोई रहते भी होंगे, कोई नहीं भी रहते होंगे। अब जो समझदार है वो नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों से दूर रहेगा, क्योंकि आधे कॉलेज में तो लोग मतलब नशा पत्ता नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए, और अच्छी पहल है मतलब ये। तो इसके पहले आपको मालूम है, कोई प्रोविजंस मालूम है कि यदि ड्रग्स पकड़ी जाती है, किसी के पास मिलती है तो सजा के क्या प्रावधान है? इन सब चीजों की जागरूकता का अभाव रहता है। नहीं। ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है, बस ये अच्छी पहल है, इससे जरिए पता चलेगा कॉलेज के बच्चों को कि क्या होता है ड्रग्स। तो कुछ और बच्चे भी हैं, मैं उनसे पूछूंगा क्या लगता है जो एनसीबी की मुहिम है उसको किस तरीके से देख रहे हो आप, कि बढ़ते ड्रग्स के कारोबार को लेकर कॉलेजेस और स्कूलों में जाके पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे? प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, बच्चों को इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। बिकॉज बट अभी ये है कि ज़्यादातर कॉलेजेस जो हैं, इसमें कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो मोस्ट है, उसमें ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो ड्रग्स की चपेट में होते हैं। जो बाहर से आए हुए बच्चे होते हैं, जो आज निकल गए कॉलेज के दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, वो धीरे धीरे इस चपेट में आते हैं। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पुलिस वालों को उस चीज़ का ठिकाना नहीं मालूम, लेकिन बच्चों को मालूम है। ऐसा क्यों? तो सबसे जो मेन चीज़ है वो प्रशासन की तरफ से होना चाहिए कि उनको उन चीज़ों का, उन जगहों का ठिकाना मालूम होना चाहिए। अगर पुलिस वालों को नहीं मालूम, बच्चों को मालूम, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्रशासन में, है कि नहीं? आप भी मानते हो ये चीज़, ठीक है? तो एनसीबी की जो ये गाइडलाइन है कि बच्चों को इस बारे में अवेयर किया जाए, ये बहुत अच्छी मुहिम है और बिल्कुल होना भी चाहिए। इवन कॉलेज में एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए या एक पर्टिकुलर एक क्लास भी होनी चाहिए, फर्स्ट ईयर से ही होनी चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं वो ज़्यादा इसकी चपेट में आते हैं। कुछ और स्टूडेंट भी हैं, उनसे पूछूंगा आप क्या सोचते हो एनसीबी की इस मुहिम के बारे में? कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, अधिकारी आएंगे, क्लास लेंगे, बताएंगे ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। तो वो अच्छी है, मतलब स्टूडेंट्स अवेयर होंगे उसको लेकर, और जो भी है पता चलेगा सबको, तो अच्छी चीज़ है वो भी। अभी तक जागरूकता का अभाव रहता है, बच्चे इसकी चपेट में आ जाते हैं, ऐसा देखने में आता है। हाँ, बहुत जगह चलता है, बहुत से स्टूडेंट्स भी लेते हैं, कहीं बड़े लेते हैं, बच्चे भी लेने लगे हैं आजकल। तो प्रोग्राम से फायदा होगा? हाँ, फ़ायदा तो होगा। कॉलेजेस में है और कॉलेज के स्टूडेंट से बात की है, उनका सीधे तौर पे कहना है, कुछ का कहना है कि मुहिम बहुत अच्छी है और कुछ ने सवाल उठाया कि पुलिस को सब कुछ जानकारी होती है फिर भी कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन बच्चों में जागरूकता जरूर आएगी। क्यों? राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी भोपाल। तो जागरूकता जरूर आएगी। कुछ छात्र मान रहे हैं कि ये गलत है, लेकिन किस तरीके से ये छात्रों के बीच युवाओं को अपने शिकंजे में कस रहा है ड्रग्स का काला कारोबार, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर निमेश देसाई, पूर्व डायरेक्टर एहबाज से जुड़ेंगे। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मोनीश भल्ला हैं, पूर्व एनसीबी ऑफिसर।
शिवराज कुशवाहा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मनीष भल्ला, मेरा पहला सवाल आपसे है, अब एनसीबी ये मुहिम शुरू करेगी कॉलेजों में और छात्रों को अवेयर एक तरीके से किया जाएगा। सबसे पहला सवाल यही कि ये जो ड्रग्स का शिकंजा, जो ड्रग्स का काला कारोबार फैल रहा है और बहुत गहराई तक फैल रहा है, कितना बड़ी चुनौती एनसीबी के लिए है उन तमाम हिस्सों तक पहुंचना और इसको खत्म करना? ज्योति जी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, नॉट ओनली फॉर एनसीबी, हर एक एजेंसी के लिए जो इसके अगेंस्ट, ड्रग्स के अगेंस्ट काम कर रही है जी। जहां तक अवेयरनेस प्रोग्राम का सवाल है, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे याद है करीब 22 साल पहले हम लोग भी ये प्रोग्राम करते थे, 22 इयर्स पहले हमने भी शुरू किया अपने कॉलेजेस, स्कूल में जाके, और बीच में किसी कारण से सरकार ने वो धीरे धीरे कुछ बंद कर दिया। और जब एनसीबी के पास बहुत कम स्टाफ है, इनफैक्ट स्टाफ की कमी है एनसीबी के पास, इट्स अ कोर एजेंसी, तो इसीलिए वो स्टाफ की कमी और वो एजेंसीज जो है ज्यादातर ऑपरेशंस में रहती हैं, ज्यादातर केस बनाने में रहती हैं। तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम एनसीबी काफी सालों से शायद इतना डिटेल में हर जगह पे जाके नहीं कर रही थी, पर अगर अब जो मध्य प्रदेश में जो सुनाई दे रहा है, आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अवेयरनेस आएगी, लोगों को पता लगेगा, बच्चों को पता लगेगा कि इसके कितने नुकसान हैं, तब ही इस चीज से दूर रहेंगे। और इस चीज से दूर रहेंगे तो इस चीज की डिमांड कब हो जाएगी, इसकी डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो मेरा मानना है कि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, अवेयरनेस बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और इसके नुकसान भी सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद युवा इसके गिरफ्त में किस तरीके से आ जाते हैं, ये सभी हम देखते हैं अपने आसपास, किस तरीके से हावी एक तरीके से ये हो रही है युवाओं पर। डॉक्टर निमेश देसाई, कितना मुश्किल है अगर जो युवा हैं वो इसकी गिरफ्त में आ चुके हैं और अब वो बाहर निकलना चाहते हैं, कितना मुश्किल इन सब चीज़ों से पार पाना होता है? क्योंकि बहुत खतरनाक ये है, कई बार बहुत से लोगों की इतना ओवरडोज हो जाती है कि जान तक इस मामलों में चली जाती है। सही पहना मुद्दा उठाया ज्योति जी आपने। जैसे भल्ला साहब ने कहा, समाज का हर अंग, हर एजेंसी, समाज और सरकार ये चाहेगी कि हम नशा मुक्त भारत अचीव कर सके जी। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर ओपन फ्री डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जहां स्वायत्तता का भी महत्व है, चॉइस का महत्व है, अनलाइक सिंगापुर, दुबई, यूएई, ईरान, जहां अलग ढांचे लागू होंगे, हमारे जैसे खुले जनतंत्र में ये एक हमेशा कश्मकश चलती रहेगी। जैसे आपने और भल्ला साहब ने दोनों कहा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सप्लाई कर्टेलमेंट की एजेंसी है। भाई सप्लाई की रोकथाम हो, ड्रग्स पहुंचे ही नहीं समाज तक या गली नुक्कड़ तक। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, ये सारे विभाग हैं, इनका कार्यशैली रहेगी कि अगर ड्रग्स पहुंचे भी तो युवक ड्रग्स न ले। तो ये जो सप्लाई कर्टेलमेंट और डिमांड रिडक्शन की दो स्ट्रेटेजीज हैं, वो हमेशा साथ सिंक्रोनाइज चलना होगी और कोशिश की जा रही है। अब के वक्त में 70-80 के दशक में के मुकाबले बहुत अच्छी कोशिश हो रही है, लेकिन ये हमेशा कश्मकश चलती रहेगी, टग ऑफ वॉर। जी, तो आप बता रहे हैं कि काफ़ी चीज़ें बदली हैं। अगर हम कुछ साल पहले के मुकाबले अब की बात करें, कोशिशें जारी हैं और कोशिशों के असर भी दिख रहा है। शैलेंद्र जी, आपको ये लगता है कि ड्रग्स के खिलाफ नियमों को और ज़्यादा सख्त करने की ज़रूरत है? जैसा कि अभी जिक्र निमेश जी ने भी किया कि कुछ सप्लाई अगर होगी नहीं तो फिर इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा। हालांकि बिना सब कुछ कहीं ना कहीं नाक के नीचे पुलिस के होता है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अभी हमने भी ये खबर दिखाई थी किस तरीके से कुछ जगहों पर नशे का काला कारोबार चल रहा था, जानकारी भी थी, उसके बावजूद कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया था। शैलेंद्र जी, आपसे सवाल है सर। बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जी, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और इसका इतना केमिकल फार्मूला की तरह नहीं हो सकता है कि दो चीज़ मिलाई और तीसरी बन जाएगी। यू डील विद ह्यूमन बीइंग, यू डील विद चिल्ड्रेन। तो सबसे पहले तो नियम कानून की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। सरकारें इतने अच्छे, इतने कठोर नियम बनाते हैं और मैं आपको बताऊं, जहां तक मेरे संज्ञान में है
कि ये हिंदुस्तान का पहला कानून था जिसमें बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे था, है मतलब, और ये पहला कानून है जिसमें कानून का उल्लंघन करने पे जो एजेंसी है उसको भी 10 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। तो जो हमको जिम्मेदारी दी गई है, अगर हम वो जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाते हैं, इन्वेस्टिगेशन सही नहीं करते हैं, जब्ती सही तरीके से नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर खुद के ऊपर अपराध बनता है और उसमें 10 साल तक का रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। कानून में सरकारों ने कभी कोई कमी नहीं रखी है। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होती है रेगुलेटरी, एक होती है एनफोर्समेंट। रेगुलेटरी की जहाँ पे ये ड्रग बन रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊं, ये बड़ा ल्यूक्रेटिव बिजनेस है अंडरवर्ल्ड के लिए जी। और जो दाऊद है या दूसरे अंडरवर्ल्ड हैं, इनके अगर आप साल भर का बजट बनाएं, जैसे हर आदमी बनाता है, हमारे सरकार में होता है कि हमको रेवेन्यू एक्साइज से इतना आएगा, ट्रांसपोर्ट से इतना आएगा, राजस्व से आएगा, इरिगेशन, सबका हम एक रेवेन्यू बनाते हैं। इनका रेवेन्यू होता है ड्रग ट्रैफिकिंग से, इनका रेवेन्यू होता है फोर्स्ड इंडियन करेंसी से, इनका रेवेन्यू होता है क्रिकेट के सट्टा से, इनका रेवेन्यू होता है किडनैपिंग फॉर रैंसम से, इनका रेवेन्यू होता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से। ऐसे 6-7 हेड में ये साल भर का अपना बजट बनाते हैं और उससे पैसा इकट्ठा करते हैं। आर्म्स स्मगलिंग भी इसमें एक है इनका जो। तो ड्रग ट्रैफिकिंग से अंडरवर्ल्ड को बहुत सारा पैसा मिलता है। हिंदुस्तान में पहली चीज़ तो आप डिफाइन अलग करिए कि नार्कोटिक एंड ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस वो एक चीज हो गई। दूसरे जो केमिकल ड्रग्स हैं उनको भी आप एक किराना दुकान में चले जाइए और सामान खरीद लाइए। जैसे अभी भोपाल में हुआ था कि कुछ 1800 या 8000 या 1800 करोड़ का कुछ ड्रग, 800 करोड़ के ड्रग पकड़े गए थे, जिसकी अगर किराना दुकान में जाओ तो 50-60 लाख रुपए कीमत होगी। टॉलुइन थी, जो नॉर्मल नेल पॉलिश और साबुन बनाने में जो सब्सटेंसेस लगते हैं, या आजकल तो एक साइकिल का पंक्चर जोड़ने का जो सॉल्यूशन होता है वो भी एक ड्रग में, उसको स्मेल करके लोग किक लेते हैं। तो एक तो हुआ नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है वो नार्कोटिक सब्सटेंसेस पे कंट्रोल करता है। बाकी जो ड्रग्स हैं उसके लिए भी हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। जो मेडिकल से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं ड्रग से, उनको भी सतर्क रहना पड़ेगा, सोप वालों से भी रहना पड़ेगा। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। मैं आगे आ रहा हूँ। जहाँ तक पुलिस की बात है, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो की और एनडीटीबी की, ये दोनों की इन पहलों की मैं तारीफ करता हूँ। आप हमेशा एक नया मुद्दा लेके आते हो। आप ट्रैफिक एक्सीडेंट का लाए हो, आप एक्सप्लोजिव्स का लाए हो, आप जब बाढ़ के समय दीवार वगैरह गिरी थी, आप ऐसे इश्यूज लाते हो जनहित के। और मैं आपको बताऊं, नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी बहुत अच्छी पहल लेके आए हैं एजुकेशन की। और जो अभी पुराने डायरेक्टर साहब बोल रहे थे, इन्होंने व्यक्तिगत प्रयास बहुत होते हैं लेकिन ये इनका कोर सब्जेक्ट नहीं है। बट ये बहुत अच्छी पहले से, पुलिस से, एजुकेशन से, सोशल वेलफेयर से, एनजीओ से, पंचायत से, रूरल डेवलपमेंट से, नगर निगम से, इन एजेंसी से मिलके और इसका एक एजुकेशन देना चाहिए। मैं एजुकेशन देना चाहिए। बताऊं, जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो मेरे बहुत सारे मित्र तो लोग आते थे और बोलते थे आप सिगरेट पियो तो बड़े स्मार्ट लगोगे। अब मतलब ये एक इंट्यूशन, तो बच्चों को आजकल आप देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हायर एजुकेशन के जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें ड्रग का प्रचलन बहुत ज्यादा, पीयर प्रेशर, शैलेंज, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। ये होता है बहुत से युवा आपस में इसलिए भी इसके आदी हो जाते हैं कि क्योंकि फ्रेंड ले रहा है, उसने जबरदस्ती की कि तुम ओल्ड फैशन हो अगर ये नहीं ले रहे हो। ये भी बातें होती हैं। शिवराज कुशवाहा भी मेरे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिवराज, लंबे वक्त से आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम सामाजिक तौर पर बात करें, कितना चुनौतीपूर्ण है इस समस्या से निजात पाना, और क्या आपको लगता है कि जो सिस्टम की तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी है? हालांकि मेरे साथ सिस्टम से जुड़े हुए लोग ही जिन्होंने काम किया है या कर रहे हैं, बैठे हैं, उनका ये कहना है बहुत अच्छी पहल है और बहुत अंतर भी देखा जा रहा है जो काम हो रहा है कुछ सालों के मुकाबले अब की हम बात करें। आपको क्या लगता है? देखिए ज्योति जी, मैं सिस्टम के लिए गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जैसे शैलेंद्र सर ने कहा कि पहले और अब में बहुत अंतर है। वास्तव में जब मैं 2005 में काम करता था तब मैंने देखा था कि उस समय ना तो प्रशासन तैयार हो रहा था, ना कोई सिस्टम थी, ना कोई पॉलिसी इस तरह की चीजें बनी थी। लेकिन जब अब आज हम बात कर रहे हैं, 2024 की बात कर रहे हैं, तो 24 में पुलिस प्रशासन अलग काम कर रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ अलग से अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहे हैं,
सोशल जस्टिस अलग कर रहा है। मतलब मैं तो एक बात भी कहूंगा, आज अलग अलग समाज के संगठन भी हैं जो काम कर रहे हैं नशे के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, सबको जागरूक करने के लिए। तो पहले में और अब में बहुत बदलाव आया है। लेकिन रही बात चुनौती की, तो जितना चुनौती आज के समय में हम देख रहे हैं शायद उतनी पहले नहीं थी, क्योंकि पहले हम सिर्फ इन चीजों को रोकने काम कर रहे थे। लेकिन अभी इसका जितना ज्यादा हम रोकने में काम कर रहे हैं, उतना ही ज्यादा इसका कहीं कहीं प्रचार भी हो रहा है। मतलब दोनों चीजें साथ में चल रही है। प्रचार वाले लोग भी हमारे इक्वलेंट हैं, बल्कि हमसे 2 कदम आगे हैं, और हम भी नई चीजें ढूंढते हैं। तो जो मुझे अभी चुनौती में सबसे ज्यादा लगता है, समन्वय की कमी है, चाहे वो सामाजिक संगठन में हो, चाहे समाज के लोगों में हो, चाहे प्रशासन में हो। यदि पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रहा है नशे के लिए, तो मुझे लगता है कि उसे एक अपना खुद का पैनल बनाकर सारे एनजीओ को जोड़कर, स्कूल को जोड़कर, समाज के जोड़कर लेना चाहिए। आदरणीय शैलेंद्र सर तो बहुत सारा ऑनलाइन क्राइम पे भी बहुत सारा सेशंस भी कर चुके हैं और करते भी रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे सर ने एक पहल करी थी, उसी तरह हम सबको मिलकर एक पहल करना चाहिए, जिससे कि हम इस चुनौती का जवाब दे सके और नशे को रोक सके। जी बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जी कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम बात करेंगे, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। शिवपुरी से अब से कुछ ही देर पहले हमारे सहयोगी अतुल गौड़ ने कुछ छात्रों से बातचीत की थी। ड्रग्स की गिरफ्त में किस तरीके से युवा आ रहे हैं और अब एनसीबी की मुहिम को लेकर वो क्या सोचते हैं, आइए एक देखते हैं रिपोर्ट। उड़ता भोपाल लगातार एनडीटीवी की टीम आपको जमीन से लेकर सारी सच्चाई न केवल बयां कर रही है, बल्कि नशे के खिलाफ ये एनडीटीवी की एक सुपर एक्सक्लूसिव मुहिम है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि जो ड्रग्स है वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए कितनी घातक है और कितना घातक समाज पे असर डाल रही है, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। ये स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने आते हैं आप, और ड्रग्स जो है वो लाइफ को स्पॉइल करती है। कितनी खतरनाक मानते हैं? बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। उसकी शुरुआत पहले छोटी-छोटी चीज़ों से होती है, जैसे लोग सुपारी वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस हद तक इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, कई तरीके से एजिटेशंस वगैरह होने लगते हैं। और यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस में भी ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो इन सब चीज़ों से एक न ग्रसित है, ये कह सकते हैं, या मतलब कहीं न कहीं उन्हें लेते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बेचते भी हैं, सामने छोटी-छोटी दुकानें हैं और चाय की दुकान के नाम पर वो ये सब बेच रहे हैं। क्या तो करना चाहिए इसको रोकने के लिए? सबसे पहले तो एजुकेशनल जो बिल्डिंग्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बाहर से ऐसी दुकानों को हटा देना चाहिए। अगर वो चाय भी है तो वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो है चाय की दुकान पर, वहाँ मिलेगा यही सब, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही इन्वॉल्व होते हैं वो। और होता कभी-कभार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं होता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग्स लेकर भी कॉलेज आ जाते हैं, या यहाँ पे किसी को सप्लाई कर रहे हैं या यहीं पे बेच रहे हैं, और बच्चे लेते भी हैं और पता नहीं चल पाता है, लेकिन होता है ये सब कुछ यहाँ पे। ये बता दीजिए, ये कह रही हैं कि चाय की दुकान भी बाहर नहीं होनी चाहिए, तो क्या चाय जैसी दुकान, इस तरह की जो कैंटीन होती हैं, वहाँ इस तरह की सप्लाई की गुंजाइश बनती है? बिल्कुल बनती है, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं अभी, और यहाँ के भी बोले तो जो बाहर कॉलेज है वहाँ पे ये पुड़िया सिगरेट वगैरह की दुकान है। एक्चुअली स्टूडेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पे तो होनी ही नहीं चाहिए ना, यहाँ क्या 30 मीटर तक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग समाज में जागरूकता नहीं फैलाएंगे तो फिर औरों से तो उम्मीद ही क्या करेंगे। युवाओं के बीच में जागरूकता को लेकर के अगर हम आपसे बात करें, तो क्या आपको लगता है कि एक एजुकेशनल पार्ट होना चाहिए कि नशा कितना खतरनाक है जीवन के लिए? जी हाँ, होना चाहिए, जिससे सबको पता चले कि मतलब ये चीज़ सही नहीं है। कैसे रोक पाएंगे हम? हाँ, मतलब ये शॉप वगैरह छोटी ये नहीं होनी चाहिए, और भी कई तरीके हैं रुकने के। और भी कई तरीके हैं। हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स लगातार बात करने के लिए इस पर मौजूद हैं। आप एक युवा हैं, पढ़ रहे हैं, ड्रग्स को कितना खतरनाक मानते हैं आप? सर, ड्रग्स तो ऐसा होता है कि पूरी एक तरीके से जैसे पेड़ की जड़ होती है, अगर जड़ को ही मजबूत नहीं रखेंगे तो फिर आपको आगे फल भी बेकार ही मिलना है। उसी तरीके से ड्रग्स का होता है। ड्रग्स की लाइफ ऐसा होता है कि स्टूडेंट से स्टार्टिंग हो जाता है। अगर स्टूडेंट खराब होगा तो उसके आगे वाली जनरेशन को भी वो खराब कर देता है। एक तरीके से ड्रग्स बहुत बेकार चीज़ है। समझदारी है ये, इससे बचना चाहिए। लगातार स्टूडेंट्स न केवल बात कर रहे हैं, बल्कि ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल कैंपस से इस चीज को न केवल दूर रखने की कोशिश की जाने की जरूरत है, बल्कि इस तरह की किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाना भी जरूरी है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं, पंकज यमुनानगर से। जी पंकज, के क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मेरा नाम पंकज बख्शी है, यमुनानगर से बोल रहा हूँ।
जी। जो सभी मेहमान आए हैं उन सभी को मेरा धन्यवाद। मेरे सिर्फ 2 छोटे से क्वेश्चन हैं। जैसे फील्ड में ये बड़े बड़े अफसर लगते हैं, डीएसपी लेवल से नीचे इंस्पेक्टर वगैरह, तो कभी उनकी इनकम की जांच होती है जो ड्रग्स में लगे होते हैं? जी, आप डॉक्टर मनीष भल्ला, मैं आपसे इसका जवाब चाहूँगी। हमसे एक दर्शक पूछ रहे हैं इस बात की जांच होती है, क्योंकि देखिए सवाल हर किसी के जहन में हर तरीके के उठ सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये सवाल भी उठते हैं कि खुद जो बड़े अधिकारी होते हैं उनकी मिलीभगत के बिना कुछ संभव नहीं है, जैसे सप्लाई होती है ड्रग्स की, ये सब। तो एक आम इंसान का आपसे सवाल है, एक आम जनता का आपसे सवाल है, आप इसका जवाब दें। देखिए, सवाल जो है वो लाजमी है। हाँ। पर मेरी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैंने कभी किसी ऑफिसर को इसमें मिली भगत नहीं देखी लाइफ में, हमने नहीं देखी। कहने के लिए ठीक है, सुनने के लिए ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि जो भी ऐसी एजेंसी में काम करता है, पहले आप समझें, जो भी ऐसी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी एजेंसी हैं, या जैसे अलग जितनी भी एजेंसी, स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, उसमें जब किसी की पोस्टिंग होती है तो उसके बहुत क्रेडेंशियल्स देखने के बाद ही उसको वहां पोस्ट किया जाता है। उसकी बैकग्राउंड पूरी इतनी चेक की जाती है, जब तक उसकी इंटीग्रिटी 200% नहीं हो तब तक वो ऐसे डिपार्टमेंट में कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो बड़े ऐसे डिपार्टमेंट में कभी नहीं होता। ये बात सही है कि छोटा मोटा कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे, मैं ये कहूंगा कि लोकल लेवल पे कोई पुलिस का कोई छोटा सा सिपाही या कुछ हो सकता है कहीं फेवरिज्म या कुछ कर रहा हो, ये हो सकता है नीचे के लेवल पे, पर टॉप लेवल पे कभी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये समाज को भी समझना पड़ेगा कि जो एजेंसीज काम करती हैं, दिन रात काम करती हैं, इतनी मेहनत करती हैं, उसके बाद इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। आपने रिसेंटली देखा कि 13-14 हजार करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई कुछ टाइम में, दिल्ली, अंकलेश्वर, भोपाल में इतना पकड़ा गया। ठीक है, तो वो एजेंसीज का बहुत योगदान है उसके पीछे। बिल्कुल, बड़ी एजेंसीज का बहुत योगदान है, लेकिन फिर भी कहीं मनीष जी सवाल इसलिए भी था आपसे, क्योंकि देखिए अक्सर हम, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं आपकी बात से मैं पूरी तरीके से मैं सहमत हूँ, लेकिन हम खुद देखते हैं और आप भी इस बात से इनकार नहीं करेंगे, हम अपने आसपास खबरों में अक्सर देखते हैं बहुत बड़े बड़े कई बार ऐसे अधिकारी भी होते हैं जो बड़े बड़े केसेस में जब जिनके नाम सामने आते हैं तो किसी भी आम जनता के सामने ये सवाल उठना लाजमी है कि कई बार कुछ बड़े लोग भी इसमें शामिल होते हैं, जिसके चलते बहुत इतनी तेजी से इसकी जड़ें समाज में पनप पाती हैं, फैल पाती हैं। इसलिए ये सवाल का जवाब खराब कर सकती है, हम सब जानते हैं। जी सर। तो वो खराब मछली को ढूंढना और उसको तालाब के बाहर फेंक के उसको खत्म करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, मछलियां हर जगह हैं। डॉक्टर निमेश, मेरा अगला सवाल आपसे। डॉक्टर निमेश, क्या आप ये मानते हैं कि सोशल मीडिया भी बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आसानी से आप यहाँ से कुछ भी चीज़ आपको कभी भी उपलब्ध हो सकती है, ये एक तरीके से ये कनेक्शन है कि यहाँ पर आप जाइए सोशल मीडिया पर और बहुत जल्दी आप कनेक्ट कर पाते हैं ऐसे लोगों से, बहुत जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी वो चीज़ जो आपको कहीं नहीं मिल रही है, क्या आप मानते हैं? बिल्कुल जी, हमारे एनजीओ साथी ने, शिवराज जी ने जो बात कही थी वहीं से, और मैंने जो पहले बात कही थी उससे कंटिन्यू करते हैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं। जी जी। देखिए, रस्सा खींच, टग ऑफ वॉर, कश्मकश चलती रहेगी बिटवीन द मार्केटिंग एलिमेंट्स एंड द प्रिवेंशन एलिमेंट्स। तो जो वैध रासायनिक पदार्थ है, शराब, तंबाकू, उन्हीं में वही चीज है। जो अवैध है वहां अवैध मार्केटिंग चलती है। तो शिवराज जी ने बात बिल्कुल सही कही थी कि अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं हमारी स्ट्रेटेजीज में, तो दूसरा जो एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट, वो हमारे 2 कदम आगे इंप्रूव कर रहा है। तो ये चलता रहेगा। और सोशल मीडिया ने, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा ज्योति की, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ आसान कर दिया है युवा वर्ग के मानस को प्रभावित कर। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो आपने बल्ला साहब से सवाल पूछा था, मैं बल्ला साहब से भी बिल्कुल सहमत हूं। इसको थोड़ा सा बड़े परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, चाहे वो पानी का सैलाब हो, चाहे ड्रग्स की तस्करी हो, चाहे अल्कोहल का असर हो, चाहे कोई भी सोशल फिनोमेनन हो, 10 में से 8 या 8.5 प्रोटेक्शन सही चल रहे, 1 या 2 जगह कहीं गैप हो गया जी, तो वो गैप दिख भी जाता है और बाकी तालाब को खराब करता है। जैसे बल्ला साहब, आप याद करें, आपके साथी ने फील्ड में अभी जो सेकंड सेगमेंट था उसमें 3 युवा वर्ग से बात की। जी जी। तीनों ने बहुत अच्छी बात की, 2 ने खासकर बहुत अच्छी बात कही, समझदारी की।
मैं सोच ये रहा था उन युवाओं को सुनते हुए कि ये जो युवा है ये समझदार, जाहिर है आपके साथी ने उनसे बात की, लेकिन जो नासमझ है, जो वल्नरेबल है, जो प्रभाव में आ जाते हैं लीगल या इलीगल मार्केटिंग के, वो जो बच्चे हैं उनसे बात कम हो पाती है। जाहिर है न वो सामने आते हैं, न हम उन तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो ये जो हम चारों साथी कह रहे हैं कि एक प्रकार की ऑन गोइंग लड़ाई है, इसमें हमें कहीं ना कहीं 2 कदम आगे रहना होगा। मैं शिवराज से पूरी तरह सहमत हूँ। हमें सरकारी और चारों डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, आई एम श्योर भल्ला साहब भी एग्री करेंगे कि एनसीबी, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, सभी विभाग जुड़ के जब काम करें तो वो जो वल्नरेबल युवा है 10 में से 1 या 50 में से 4, उनको वहां तक नहीं पहुंचने देना है और वो जो मार्केटिंग है उसका असर नहीं होने देना है या कम करना। जी, तो सारी एजेंसीज को मिलकर काम करना होगा, तब और भी अच्छे नतीजे आएंगे। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि आगे अच्छे नतीजे हों। जो पहल एनसीबी की तरफ से की गई है उसके अच्छे नतीजे दिखे। और बिल्कुल जो रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं बार बार, वो उसमें ये है कि युवाओं को सब चीज़ें पता है, समझदार हैं, वाकिफ हैं इसके खतरनाक जो रिजल्ट हैं उनसे, और वो अपनी समझाइश भी देते हुए नजर आए कि किस तरीके से इससे बच सकते हैं, बचा जा सकता है। डॉक्टर शैलेंद्र, क्या आपको ये लगता है कि देखिए ऐसी बात नहीं कि सिर्फ हाई सोसाइटीज़ में, कई बार ये भी देखते हैं कि हाई क्लास में इसका, पार्टीज़ में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम तो ये भी देखते हैं कि जो बहुत, जिनकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो भी इतनी गिरफ्त में अंदर तक चले जाते हैं इसके कि बिल्कुल वो क्राइम तक करने पर उतारू हो जाते हैं अगर उन्हें पैसा नहीं मिलता है। या फिर ये भी देखा गया है कि एक बेरोजगार वर्ग जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो इसकी गिरफ्त में घुसते चले जाते हैं। मैं 4 पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो अभी तक आए हुए हैं। जी शैलेंद्र जी, थोड़ा जल्दी आप, मैं चाहूंगी आप अपनी बात थोड़े कम शब्दों में कहें क्योंकि वक्त की कमी है सर। बहुत जल्दी जी। नहीं, एक पहली चीज, जो ऑफिसर्स है या सबऑर्डिनेट हैं या एजेंसीज हैं, वो समाज का रिप्रेजेंटेशन है। जो हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, हम सब जगह अच्छे बुरे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज, शिवराज जी ने जो कहा, बिना एनजीओ के पुलिस सफल नहीं हो सकती है। मैं आपको ये बता दूं, मैं खुद आईजी रहा हूं, मुझे लोग बताते थे पुल के नीचे डलिया में स्मैक बिकता है। जब मैं उस सब स्टाफ की मीटिंग लेता था तो वो बताते हैं सर वो वीकर सेक्शन के हैं, वो नोटिफाइड डिनोटिफाइड एरिया मतलब कम्युनिटी से हैं, और वो चैलेंज भी हैं, फिजिकली चैलेंज हैं। बोले हम उनको उठाकर लाएंगे, थाने में हमारे ऊपर ज्यादती का लगता है, हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो पहले आदमी अपने को डिफेंड करता है, फिर वो अपना काम करता है। तो ज्यादातर केसेस में वो आंख बंद कर लेते थे। बड़ी मुश्किल से एनजीओ की मदद से, शिवराज जी की मदद से हम लोग उनको काम करा पाए। उनको भीख मांगने पे मजबूर करते हैं, पहले बच्चों को ड्रग देते हैं, फिर उनसे भीख मंगवाते हैं। लास्ट पॉइंट, सिर्फ जो एक सोशल कंट्रोल होता था बिकॉज ऑफ माइग्रेशन, कि एजुकेशन के लिए शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट कर रहे हैं, इसमें एक जो सोशल कंट्रोल होता था, पेरेंटल कंट्रोल होता था, वो बड़े शहरों में आके ख़त्म हो जाता है। और स्वच्छंद होते हैं, फ्री होते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये भी एक कारण है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना। हम सबको मिलकर, जैसा हमारे निमेश देसाई जी ने बोला, कुशवाहा जी ने बोला। जी शैलेंद्र जी, जो तमाम बातचीत की, तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, और डॉक्टर निमेश देसाई आपका भी, शैलेंद्र श्रीवास्तव आपका, मोनीश भल्ला और शिवराज कुशवाहा, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। नमस्कार।